साइड उसकी एल है, और जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड वर्टेक्स जो पी है उसमें ई है। ठीक है, तो डायग्राम से अगर हम देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एल 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 इनकी इक्विलेटरल है तो इनकी तीनों लेंथ सेम होगी, है ना। उसके बाद ए और बी हमने क्या करा है, दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है, इनमें इनके कारण जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसके पास भी आएगा। बट आपने पी पे क्या रख दिया, एक हॉलोस्फेयर। अब हॉलोस्फेयर तो क्या करेगा, हॉलोस्फेयर के अंदर, स्फेयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो पी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि पी पे ही तो हमने हॉलो चार्ज ये हॉलो स्फेयर रखा है। तो इसका इनके कारण अगर इफेक्ट आया भी होगा तो बट स्फेयर ने उसको क्या कर दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया होगा। तो यानी कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो डी इसका ज़ीरो आंसर है। कमेंट करना किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी किया है ज़ीरो, तो उनका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बैटरी है, ईएमएफ दिया 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 0.5 ओम, कनेक्ट किया एक 9.5 ओम रजिस्टर के साथ थ्रू अ की। रेशियो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द की इज़ ओपन टू द व्हेन द की इज़ क्लोज। तो देखो जब की ओपन है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ की बराबर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा, है ना, क्योंकि उस टाइम तो करंट नहीं होगा। तो जब दो रेशो, मतलब रेशो किसका निकालना है, जब की ओपन हो और जब की क्लोज हो। तो की ओपन में तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 12 वोल्ट ही रहेगा। बट जब हम की को क्लोज करेंगे तो फिर फॉर्मूला ये लग जाएगा, ये V इक्वल टू ई माइनस आई आर वाला, है ना, क्योंकि ई V प्लस आई आर होता है, तो ये V आ जाएगा, है ना। ये रिलेशनशिप आपको पता है। ये कब लगेगा, जब क्लोज होगी, है ना। ओपन में तो आई जीरो है तो वी ई के ही बराबर है, तो कितना है 12, तो वी भी 12 ही है। तो यानी ओपन में तो वी कितना है, ओपन में वी 12 है। बट क्लोज में ये फॉर्मूला लगाओ। बट देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इसका मतलब करंट नेग्लिजिबल है ना। तो यानी कि ये वी भी ई के लगभग ही है, बट ई में से हल्का सा कुछ माइनस हुआ है, थोड़ा सा माइनस हुआ है। तो अगर ओपन में 12 था तो नीचे 12 में से हल्का सा कम होगा, क्योंकि ई में से माइनस आई आर तो हुआ है, बट रेजिस्टेंस ड्यू टू वेरी हाई है तो आई नेग्लिजिबल ही है। तो इट मीन्स ये 11 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 8 या 9 समथिंग। तो यानी कि ये रेशो एग्जैक्ट 1 तो नहीं आएगा, है ना। अगर ये नीचे 12 ही होता तब तो ये 1 आता, अभी नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है रेशो वो डिफरेंस। तो ये 1 से हल्का सा ज़्यादा आएगा। तो 1 से हल्का सा ज़्यादा कौन सा वाला है, 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन में V12 है, बट जब क्लोज है तो E माइनस आई आर कुछ तो माइनस हुआ है, बट रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब करंट बहुत कम है, तो थोड़ा सा माइनस हुआ हल्का सा। तो यानी कि ओपन का 12, तो नीचे वाला जो है 12 से हल्का सा कम। तो यानी अगर ये 12 होता तो 1 आना चाहिए था आंसर, है ना। अभी ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 1 से हल्का सा ज़्यादा कौन सा है, देखो 1 तो नहीं हो सकता, 1.05 की 1.1, तो ये स्लाइटली, मतलब ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो 1.05 ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए 1.05, आपको ये दोनों रेशो निकालनी थी ना, वी ओपन और वी क्लोज का, तो ये आएगा 1.05, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सेकंड का। तो कमेंट करना किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, द अल्टरनेटिंग करंट आई इन एन इंडक्टर इज ऑब्जर्व टू वेरी विद टाइम टी एज शोन इन द ग्राफ फॉर अ साइकिल। तो यहाँ पे आई वर्सेस टी ग्राफ बना हुआ है। देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है, आई देखो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला जो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ई किस पे डिपेंड करती है, रेट चेंज, है ना, डी आई बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ आई, है ना। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये स्लोप है, डी आई बाई डी टी, इस ग्राफ का क्या है, स्लोप ही तो है। तो ये स्लोप कैसा है, यूनिफॉर्म है, और इधर से भी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए कौन सा वाला होगा, देखो यूनिफॉर्म का मतलब अगर मैं वी या ई की बात करूँ तो ये यूनिफॉर्म का ये है ना, तो ऐसे करके, बट ये इधर से नीचे भी आ रहा है स्लोप, तो है तो यूनिफॉर्म, तो ये इधर नीचे आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन वाला ग्राफ बिल्कुल ठीक है,
सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 3 का। तो किस किस बच्चे ने थर्ड पे सी ऑप्शन पे टिक किया कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट वन बाय वन नियर द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट इट इज़। तो डायमैग्नेटिक मैंने पहले भी बताया था रिपेल हो जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, नॉट रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल एज वेल एज बाय साउथ पोल। तो इसका आंसर फोर्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा, रिपेल नॉर्थ से भी होगा और साउथ से भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, टू लॉन्ग सोलेनॉइड है, रेडियस दोनों की रेडियस दी हुई है R1 R2 और R2 बोला R1 से ज़्यादा है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 N2 है, कोएक्सियली रैप्ड कर दिए एक दूसरे पर। तो रेशो निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड टू द देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऊपर आनी चाहिए और म्यूचुअल नीचे, कई बार उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो आपको दोनों फॉर्मूले आने चाहिए सोलेनॉइड के। तो फॉर्म देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, और फिर इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में पहले क्या है, पहले सेल्फ इंडक्टेंस है फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस L और ये M, तो इसको इससे डिवाइड करो तो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, N1 एक ऊपर बचेगा, ये एक कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर रखना है ना, तो इसको इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ से ये भी कट जाएगा और N2 नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा N1/N2। तो किसका ये आंसर आया क्वेश्चन फिफ्थ का A, N1/N2 बिल्कुल सही होगा उनका आंसर। कमेंट करना सारे बच्चे। एंड अदर कोर्स का भी सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो चेक कर लेना प्लेलिस्ट को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अदर कोर्स के भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एंड एग्जाम कैसा गया ये सारे बच्चे कमेंट करना, ईजी था हार्ड था ये भी कमेंट करना। 6 देखो, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ अ कंडक्टर carrying 1 ampere current in x direction lies symmetrically at origin of Cartesian coordinate system. The magnetic field due to segment at point 1m0। तो देखो यहाँ पे z0 है ना, z0 का मतलब ये xy प्लेन होना चाहिए है ना, तो यानी ये और x डायरेक्शन में है करंट। तो यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप बायट-सावर्ट लॉ का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, V0/4/IDL क्रॉस प्रोडक्ट R/R²। और फिर अगर ये वेक्टर है भी तो dB, यहाँ पे IDL क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आ जाएगा ना। तो इस फॉर्मूले के बेस पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब XY प्लेन है तो K कैप जेड डायरेक्शन में आएगी ये, ठीक है। तो ये सॉल्व करके ये आना था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन सी पे आया कमेंट करना, बायट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लगना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th, अ कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर हैविंग 100 टर्न्स एंड एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर ईच रोटेट एट हाफ ए रोटेशन पर सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड 0.0 टेस्ला, द मैक्सिमम EMF जनरेटेड इन द कॉइल। तो एक कॉइल AC जनरेटर का कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, एरिया भी गिवन है। अब देखो ये ध्यान रखना मीटर स्क्वायर है और ये टेस्ला है, सारे SI यूनिट है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड रोटेट एट हाफ ए रोटेशन पर सेकेंड, यानी कि ये इसका ओमेगा दिया हुआ है ना, हाफ और रोटेशन पर सेकेंड का मतलब क्या है, हाफ और रोटेशन पर सेकेंड का मतलब। तो यहाँ पे आपको ना निकालना क्या, क्वेश्चन में आपको निकालना मैक्सिमम EMF जनरेटेड कॉइल। तो जब वो घूम रहा होगा तो EMF जनरेट होगी, तो कॉइल में कितनी मैक्सिमम EMF होगी। तो मैक्सिमम EMF जनरेटेड बाई कॉइल का फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा, है ना। अब ओमेगा क्या होता है 2πf। आपको फ्रीक्वेंसी 0.5 दे रखी है, हाफ रोटेशन बोल दिया ना पर सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा नहीं दिया। तो हाफ पर सेकेंड का मतलब 0.5 दिया हुआ ये। अब आप ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ टर्न 100 है, बी इसका इतना दिया टेस्ला में, और एरिया भी दिया मीटर स्क्वायर में, कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा हमने देखा 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5, इनको सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू भी रख देना। तो ये 0.628 अप्रॉक्सीमेटली, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा 0.63 वोल्ट से। सी ऑप्शन इसका आंसर है 7 का। तो किस किस बच्चे का आंसर ये आया कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, एंड चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अदर कोर्स वाले बच्चे जो जिनके दूसरे कोड आए हुए हैं, दूसरे सेट आए हुए हैं, इस कोड से रिलेटेड तो सेट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड अदर कोड वाले भी चेक कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन को, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रल
emission line of hydrogen atom are incident on a zinc surface. The line which can emit photoelectron from the surface are members of. तो यहाँ पे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन है हाइड्रोजन एटम की वो किस पे डाली गई, जिंक सरफेस पे, और उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। तो ये कौन सा लाइन हो सकता है, बाल्मर सीरीज़ का, पास्चन सीरीज़ का, लाइमन सीरीज़ का, कि ना तो बाल्मर ना पास्चन ना लाइमन। तो यहाँ पे क्योंकि जिंक के सरफेस को उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या है, ये लाइमन सीरीज़ है। सी ऑप्शन क्वेश्चन 8 का। क्यों? क्योंकि जो ये होते हैं, जो लाइमन सीरीज़ होती है ना, वो कंसिस्ट होती है हाई एनर्जी यूवी फोटोन से। हाई एनर्जी की जो अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स होते हैं उनसे बनी होती है। एंड ये इसके पास इतनी एनर्जी होती है, इनफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, कि ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके मेटल सरफेस लाइक जिंक वगैरह से। तो क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी यूवी फोटॉन्स होती है, इसलिए एनर्जी होती है कि ये मेटल सरफेस को इजेक्ट से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। तो यस, ये लाइमन सीरीज़ है। बाकी वाला जो होता है, जो और सीरीज़ है, उनमें इतनी हाई एनर्जी नहीं होती है ना। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इन एयर इज एफ। मतलब एक कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ एयर में एफ है, और मिरर में जब मिरर को हमने लिक्विड में इमर्स किया तो उसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो देखो, कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मिरर है ना। तो मिरर का तो सिर्फ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा ना। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होती है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर वो किस पे डिपेंड करेगी, वो FR/2 होता है। तो वो सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मिरर तो रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन थोड़ी ना करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। और क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुई है, सिर्फ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फोकल लेंथ मिरर की सेम ही रहेगी, F ही रहेगी। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन डी F इसका आंसर है। हाँ, अगर इसे लेंस में को रखा जाता तो फिर फोकल लेंथ बढ़ जाती। ठीक है, अभी तो मिरर है तो F की F ही रहेगी। डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक चार्जेस के कारण होता है वो कंजर्वेटिव होता है, फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। ये तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, ये तो सबको पता है, और वो क्लोज लूप भी नहीं बनाता। मैग्नेटिक फील्ड बनाती है क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये तो आपको सबको पता होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सिंपल सा ही है, ए कंजर्वेटिव भी होती है, और लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाते हैं ना, ये नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर बिटवीन पी एंड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड हाई होगा तो ये क्या काम करेगा? तो ये आपका रेजिस्टेंस हाई होने पर ये एज ए कैपेसिटर वर्क करेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन सी पे किस किस बच्चे ने टिक किया? 11th क्वेश्चन का आंसर कैपेसिटर होगा, उनका ठीक है, कमेंट करना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 eV। ये आपको पता होगी। एनर्जी ऑर्बिट की कॉरस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n कितनी है? इतनी दी हुई है, यानी ग्राउंड स्टेट पे इतनी है, और जो भी जिस ऑर्बिट पे है वो उस पर उसकी एनर्जी इतनी दी है। अब मुझे नहीं पता n कितना है, तो वो हमें निकालना है। तो सिंपल सा, जब भी आपको एनर्जी और n वाला फॉर्मूला हो तो एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑर्बिट की? -13.6/n² EV में, है ना। अब आपको तो n निकालना है, तो n को यहाँ भेज दो, e को नीचे ले आओ, n² -13.6 E, एंड E आपको एनर्जी उस ऑर्बिट की गिवन है, तो उसका n निकालना है। सिंपल सा, इसको ये कैलकुलेशंस कर लेना। ये अपॉन में 1000 ऊपर चला गया, 3 0 है ना, और इसका डेसिमल हटेगा तो ये 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये शायद इससे डायरेक्ट कट जाए,
ये कैंसिल होके माइनस से माइनस भी कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना, क्या पता एग्जैक्ट आ जाए या फिर अप्रॉक्सीमेटली तो आ जाएगा। तो n स्क्वायर अगर 25 तो n आपका 5 आएगा इसका आंसर। तो 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। कमेंट करना क्वेश्चन 12 का आंसर आपका 5 आया कि नहीं आया, और ये भी कमेंट करना कि एग्ज़ाम कैसा था, लेवल कैसा था, इजी लग रहा है आपको, हार्ड लगा। तो ये सारे बच्चे कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 को देखेंगे। एजर्शन रीजंस थे, तो देखो एजर्शन है आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव द रेडियो वेव शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट। ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखो इंफ्रारेड और रेडियो वेव ज़्यादा डिफ्रैक्शन इफेक्ट दिखाती है, यस ठीक है ये। नेक्स्ट रीज़न है रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रिक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स। नहीं, रेडियो वेव की नहीं, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये गलत है। तो आपका 13 का एजर्शन तो सही है बट रीज़न गलत है। तो एजर्शन सही, रीज़न गलत, एजर्शन सही, रीज़न गलत, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 13 का आंसर तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखो 14, एजर्शन है एक आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आइडियल है ना, तो एजर्शन ठीक है बिल्कुल। रीज़न देखो इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज बट द करंट इंक्रीज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है और करंट इंक्रीज होता है। अब देखो यहाँ पे स्टेप डाउन में हर एक स्टेप मतलब स्टेप डाउन में ये प्रॉपर्टी होती है वोल्टेज करंट, तो स्पेशली इसका कोई आइडियल से कनेक्शन थोड़ी ना है, आइडियल से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट करेक्ट है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये सिर्फ एजर्शन रीज़न आपके ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो ऑप्शन बी। तो जस्ट ठीक है, एजर्शन और रीज़न ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो 14 का आंसर बी है। 15 का देखो, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन एथ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस आर एन। यस, ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने बोर मॉडल का। एक मिनट, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम एन एथ ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं ये गलत है, गलत दिया हुआ है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ऑनली, ये भी गलत है। नियरेस्ट ऑर्बिट पे थोड़ी ना हुआ, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, एजर्शन भी गलत है, रीज़न भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो देखो दोनों गलत वाला भी ऑप्शन होगा। एजर्शन रीज़न दोनों फॉल्स है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर डी ऑप्शन है। कमेंट करना किस किस ने इस पर डी पे टिक किया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका 16, इन अ सेमी कंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज़ नॉट फिक्स्ड। यस बिल्कुल ठीक है, जो डिप्लेशन लेयर है कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, एजर्शन ठीक है। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर सेमी कंडक्टर डिवाइस की डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक बायसिंग पे। यस ये भी ठीक है, और ये एक्चुअल में एक्सप्लेन भी कर रहा है कि बायसिंग वगैरह करने से थिकनेस कम या ज़्यादा हो सकती है, कभी रिवर्स कभी फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना। तो यस ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो एजर्शन रीज़न ठीक भी और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन ए। जब एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 16 का। तो आई होप एजर्शन रीज़न सबके मैच कर गए हो। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, 13 का ऑप्शन सी है, 14 का बी है, 15 का डी है एंड 16 का आपका ए ऑप्शन है। तो बताना एजर्शन रीज़न सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और 1 to 16 जितने भी आपका सेक्शन ए है उसमें कितने सही है ये सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो सेक्शन बी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सेक्शन बी के जो सोल्यूशन की वीडियो होगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। एंड अदर कोड्स के लिए भी आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन को, उसमें अदर कोड भी सॉल्व हो रखे हैं। और मैथ्स की प्रैक्टिस भी अगर आप करना चाहते हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए एंड क्वेश्चन पेपर के आंसर भी जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी चेक कर लेना चैनल पेज पे जाके। तो ये सेक्शन बी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एंड एग्ज़ाम कैसा गया फिर से कमेंट करना, और सेक्शन ए में कितने सही है ये भी सारे बच्चे कमेंट करना।